Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू अनदर नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्लास 9th की वर्कशीट देखेंगे. इसका विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान और ये आपकी 22 नंबर की वर्कशीट रहेगी. इसकी डेट है 28 अगस्त 2021. तो इसमें आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. तो इस वर्कशीट में हम आपकी सिविक्स की बुक का चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है लोकतंत्र का वृहत अर्थ. इसमें हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में. अब आपको पता है लोकतंत्र क्या होता है. लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है. ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं. हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषताओं या गुणों का पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जनता चुने हुए प्रतिनिधित्व वाला शासन जो है वो लोकतंत्र कहलाता है. तो साधारण सी लैंग्वेज में इसका अर्थ यह है कि जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि शासन को संभालते हैं, वो व्यवस्था जो होती है वो लोकतंत्र कहलाती है. अब्राहम लिंकन ने कहा था टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन जो है वो लोकतंत्र कहलाता है. आप इसके ये बहुत शॉर्टकट सी डेफिनेशन जो है नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं. हम जिस देश में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते. याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की जिसमें जनता शासन करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जनता खुद डायरेक्ट फैसले लेती है. नहीं, इसका मतलब ये है कि जनता पहले अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, मतलब अपने नेता खुद चुनती है अपने लिए, और फिर वो नेता जो है वो शासन करते हैं अपनी जनता के बिहाफ पे जिन्होंने उनको चुन के भेजा है. ठीक है, तो जो नेतागण होते हैं वो क्या होते हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और उनको किसने चुना है, उनको चुना है जनता ने. ठीक है, तो जिन देशों में लोकतंत्र होने की हम बात कर रहे हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत के फैसले लेने का अधिकार होता है. अब देखो, बहुमत कौन है, वही नेतागण हैं जिनको जनता ने चुना है. बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है. बहुमत कौन, बहुमत जनता, जो बहुत बड़ी जनता है जिसकी बहुत विशाल संख्या है उसको बोलते हैं बहुमत. और बहुमत अपने प्रतिनिधियों को चुनता है और प्रतिनिधि फिर शासन जो है चलाते हैं. ठीक है, प्रतिनिधियों के द्वारा शासन क्यों चलाया जाता है. अब देखो, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि अगर जनता का शासन है तो जनता क्यों नहीं चला रही है. तो देखो, अगर भारत जैसा बहुत बड़ा देश है तो अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो सारी जनता से बात करना संभव हो पाएगा. आप बताइए, नहीं हो पाएगा ना संभव, क्योंकि जनता ही इतनी सारी है. लोकतंत्र जो है वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की. तो ऐसे में क्या करते हैं, जनता अपना प्रतिनिधि चुन लेती है जो उनके बिहाफ पे उनकी समस्याओं को रखता है आगे, और फिर उनके ऊपर जो है नियम कानून बनाए जाते हैं या उन पर एक्शन लिए जाते हैं. ठीक है, इसलिए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन को चलाया जाता है. तो हम पढ़ते हैं. आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसले कर पाना संभव नहीं हो सकता. अगर ऐसा प्रयास भी किया जाए तो हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या कौशल व योग्यता नहीं होती है. अब देखो, पहली बात तो लोग बहुत सारे हैं. दूसरी बात, अगर कोई डिसीजन लेना है तो ज़रूरी नहीं है कि उस डिसीजन को लेने के लिए जो समझ चाहिए वो सभी इंसानों में बराबर हो. एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होगा वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कर सकता है, लेकिन अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है या जिसको जानकारी नहीं है वो कैसे डिसीजन में पार्टिसिपेट कर पाएगा, है ना. तो इसीलिए ऐसे लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया जाता है जिनमें कौशल हो, योग्यता हो, प्लस उनके पास टाइम भी हो. ठीक है, विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि एक नेता के द्वारा ही किसी पार्टी के सारे फैसले लेना. अब एक फैसले जो हैं अगर एक ही नेता लेगा तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो नेता अपनी चला सकता है, वो औरों की सुनेगा ही नहीं, है ना. तो इसलिए लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है. परिवार में प्रमुख फैसले घर का मुखिया अकेले लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं. तो आप बताइए कौन लेता है आपके घर में डिसीजन. अकेले आपके फादर तो डिसीजन नहीं लेते होंगे, आपकी मदर को भी वो पूछते होंगे, या अगर आपके बारे में कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वो आपसे भी पूछ लिया जाता होगा, है ना. तो परिवार में अकेले मुखिया है जो वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकते. इसलिए लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक व्यक्ति डिसीजन नहीं ले सकता सारे. कक्षा में शिक्षक द्वारा बातों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त देना. अब देखिए, आपके टीचर अगर क्लास में कुछ पढ़ाते हैं तो वो आपको बोलते हैं ना कि आप अपनी राय दीजिए कि आप कैसा चाहते हैं. अगर टीचर सिर्फ अपनी चलाएगा तो आपको भी वो पसंद नहीं आएंगे, है ना. वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद
और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना। यानी कि इसमें क्या है, लोकतंत्र में क्या है कि हमें सबके विचार विमर्श जानने के बाद, सबकी सहमति के बाद जो है कोई भी डिसीजन लेना है। यानी कि इस व्यवस्था में कोई कमज़ोर व्यक्ति जो है उसका फैसले में उतना ही महत्व होगा जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का होता है। तो देखो पहले क्या होता था, राजा जो डिसीजन ले लेता था वो सबसे बड़ा माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सारे डिसीजन सबकी सहमति के साथ लिए जाते हैं और डिसीजन में उनसे भी पूछा जाता है जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं। यानी कि डिसीजन लेने में अब कमज़ोर वर्ग के लोगों का भी उतना ही महत्व है जितना शक्तिशाली व्यक्ति का होता है। यह बात सरकार या परिवार या किसी संगठन पर भी इसी प्रकार लागू होती है। यानी कि परिवार में आपकी जो बात है वो भी उतनी ही मैटर करेगी जितने आपके घर के मुखिया की बात मैटर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतंत्र और नागरिक। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होती है, वो प्रक्रिया जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करते हैं। अब देखिए, क्योंकि हम भारत का पार्ट है तो अगर हम अपने देश को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें भी तो अच्छा होना पड़ेगा ना। तो अगर हम अपने देश के लोकतंत्र को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें भी काम करना पड़ेगा। वो हम पे निर्भर करता है कि हम अपने लोकतंत्र को अच्छी तरीके से चलाते हैं या बुरी तरीके से चलाते हैं। यह लोकतंत्र की ताकत है और कमजोरी भी। यानी कि एक देश के नागरिक लोकतंत्र की ताकत भी हैं और लोकतंत्र की कमजोरी भी है, क्योंकि वो अपने देश को मजबूत भी बना सकते हैं और कमजोर भी बना सकते हैं। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। इस तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही या एक दल की शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर बनाती है। तो लोकतंत्र इसीलिए अच्छा है, किससे अच्छा है, राजशाही से या तानाशाही से, क्योंकि वहाँ पर तानाशाही और राजशाही में क्या होता है ना, डिसीजन किसी एक इंसान के द्वारा लिए जाते हैं, जो राजा होता है उसके द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बातचीत करके, सबकी सहमति के द्वारा विचार विमर्श करके निर्णय लिए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको आपकी वर्कशीट के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसके आंसर हम एक एक करके नीचे डिस्कस कर लेते हैं। आंसर की बाकायदा आपको पूरी स्लाइड्स में मिल जाएगी, तो आप चाहें तो वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं या फिर आप इन क्वेश्चन के आंसर से आइडिया लेके अपने खुद के आंसर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि वे लोग होते हैं जिन्हें जनता चुनकर बहुमत के लिए फैसले लेने का अधिकार देती है। यानी कि जनता चुनती है कि जाओ हमारे लिए फैसले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है? तो लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन इसलिए होता है क्योंकि नंबर 1, आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बिठाकर सामूहिक फैसले कर पाना संभव नहीं हो सकता। ये बहुत ही इलॉजिकल है कि भाई देश की सभी जनता को एक जगह बिठा दिया, सबके सहमति के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। नंबर 2, अगर ऐसा प्रयास किया भी जाए तो ज़रूरी नहीं है कि हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय भी हो, इच्छा भी हो, कौशल भी हो और योग्यता भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो लोकतांत्रिक तरीके से फैसले कैसे लिए जाते हैं? तो लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया के तहत उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब सभी की एक्सेप्टेंस के, सभी की हाँ के आधार पे, हामी के आधार पे ही फैसले लिए जाते हैं। अर्थात एक कमज़ोर व्यक्ति का भी फैसला उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना एक शक्तिशाली व्यक्ति का होता है। यानी कि कोई भेदभाव नहीं होता है कि अमीर व्यक्ति है तो उसका फैसला जो है वो ज़्यादा जो है मैटर करता है, या कोई दूसरा गरीब व्यक्ति तो उसको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, लोकतंत्र में सबको समान समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है? मतलब आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं कि आपके देश का लोकतंत्र जो है वो अच्छा रहे। ठीक है, तो देखिए, एक देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में नागरिक के कर्तव्य का विशेष योगदान होता है। अतः लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिक कई प्रकार से योगदान दे सकता है। नंबर 1, लोकतंत्र देश में नागरिक को अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही समय पर उचित ढंग से करना चाहिए। मतलब संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को जो भी ड्यूटीज़ दी गई हैं अपने राष्ट्र के प्रति, उस व्यक्ति को उन ड्यूटीज़ का जो है वफादारी के साथ पालन करना है और उनको निर्वाह करना है, ताकि देश जो है उसमें एक डिसिप्लिन बना रहे।
लोकतंत्र में नागरिकों को अपने प्रतिनिधि का चुनाव उसके गुण, योग्यता व कौशल देखकर ही करना चाहिए। अब देखिए, जो चुनाव होते हैं, आपको जो चुनाव में जो जनता पार्टिसिपेट करती है, जो वोट देके अपने नेताओं को चुनती है, उसे लालच में आके नहीं चुनना चाहिए किसी को भी कि भाई हाँ, मेरे को इस पार्टी ने इतना पैसा दिया है तो मैं इसको ही वोट दूंगा। ऐसा नहीं करना है, किसी भी लालच में आके आपको वोट नहीं देना है, बल्कि जो कैंडिडेट है उसके गुण देखिए कि उसका पिछला काम कितना अच्छा है ना, उसकी योग्यता देखिए कि भाई उसने पहले क्षेत्र में क्या काम किया है, वो काम करने में सक्षम है या नहीं है, उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो हमारे लिए काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके आधार पे जो है आपको अपना जो है निर्णय लेना है कि आप किसे अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, नागरिक को संविधान का आदर व कानूनों का उचित ढंग से पालन करना चाहिए। अब देखिए, संविधान में जो भी आपको वो दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, संविधान में जो भी नियम कानून बने हुए हैं उनको हमें क्या करना है, उचित ढंग से उनका पालन करना है, ताकि हम अपने देश में एक डिसिप्लिन को बना पाएँ व कानूनों को जो है उनको कानूनों को इफेक्टिवली उनको लागू कर पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नागरिकों को देश की सरकार व न्यायपालिका के प्रति वफादार तथा निष्ठावान होना चाहिए। मतलब वफादार क्या, हमें अपनी सरकार के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, न्यायपालिका के प्रति पूरा विश्वास होना चाहिए और उनके साथ कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग गद्दारी करते हैं देश के साथ, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सरकार के प्रति और अपने देश की न्यायपालिका के प्रति, यानी कि अपने जो अदालतें हैं उनके प्रति हमें निष्ठावान रहना चाहिए, तभी हमारे देश का लोकतंत्र अच्छी तरीके से काम कर सकता है। ठीक है। आई होप आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी का आंसर दूँ आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको नई नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए न्यू वीडियोस की। ठीक है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।